नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम मुद्दा जरूरी में। दोस्तों, आज देश के अंदर एक ऐसा मुद्दा छाया हुआ है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो संविधान के उस पद तक पहुंचा जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। जी हाँ, उपराष्ट्रपति का पद। भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, एक ऐसा नाम जिन्होंने 10 साल तक इस पद पे सेवाएं दी इस देश को। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के एक पत्रकार ने खुलासा किया। उस खुलासे में उसने कहा कि उपराष्ट्रपति रहते हुए हामिद अंसारी द्वारा उन्हें 5 बार भारत आमंत्रित किया गया और 5 बार उस आमंत्रण की आड़ में उस पत्रकार ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम किया और खुफिया जानकारी जुटाई। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आप आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री मनीष भाटिया जी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, हमारे देश के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के ऊपर एक आरोप लगाया गया। पाकिस्तान में बैठे एक पत्रकार ने एक यूट्यूब चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी ने उनका सहयोग किया भारत आने में, जिसकी आड़ में उन्होंने भारत के लिए जासूसी की। इस सब को अगर हम नजर डालें तो आपका क्या रिएक्शन है? देखिए जी, ये जो हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी जी, ये पास्ट में भी बहुत बार ऐसे कुछ बयान दे चुके हैं जिससे कहीं ना कहीं इस देश की साख को, इस देश की धर्मनिरपेक्ष जो हम बोलते हैं, इस देश में सभी मतांतरों को मानने वालों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, समान अधिकार है, उस चीज को लेके भी बार बार इन्होंने नेगेटिव कमेंट किए हैं। इस देश के संवैधानिक पद को सुशोभित किया है। 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे हैं, उससे पहले कई देशों के अंदर राजदूत रहे हैं, ईरान के राजदूत रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो वो कर रहे थे या जिस तरीके की बातें वो आ रही थी, उसका जो अब असली कारण है वो अब समझ में आ रहा है कि वो देश विरोधी ताकतों के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे, या उनके हाथों में खेल रहे थे, या अनजाने में इस्तेमाल हो रहे थे, जो हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, देश की साख के ऊपर मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और सरकार इसको बहुत संजीदगी से, मैं समझता हूँ, ले रही होगी और इसके विषय में जो भी जानकारी जुटाई जा रही होगी। परंतु इस तरह के कॉन्टेक्ट्स वाला कोई भी व्यक्ति इतने बड़े संवैधानिक पद पे पहुंच जाता है तो वो किस तरीके से उस चीज को करता है, ये बहुत ही सोचने का विषय है। और भविष्य के लिए हमें चेताता है कि अगर हम कोई भी व्यक्ति को ऐसे संवैधानिक पद पर बैठाते हैं तो किसी न किसी प्रकार से उसकी बैकग्राउंड, उसके बारे में जो भी जानकारी है वो जुटानी चाहिए सरकार का। जो भी उसका क्राइटेरिया उसको सख्त करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें आएंगी और हमारे जो संवैधानिक पद है उनकी कहीं ना कहीं गरिमा को ठेस पहुंचेगी। जी, आपने ये जो बात कही कि जो संवैधानिक पद पे पहुंचता है व्यक्ति, उसकी एक निष्ठा देश के साथ होती है, लेकिन क्या है उसका बैकग्राउंड क्या है, ये जरूर देखना चाहिए कि हम किस व्यक्ति को बना रहे हैं। क्योंकि अगर हम हामिद अंसारी की बात करें तो इनके ही एक रिश्तेदार हैं जो आज उत्तर प्रदेश की जेल में हैं और काफ़ी उनके ऊपर केसेस दर्ज हैं और ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। वहीं हामिद अंसारी की बात करें तो वैसे तो ये राजदूत रहे हैं ईरान के और यूनाइटेड नेशंस में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। और ईरान के जो राजदूत की मैंने बात कही उसके दौरान भी इन पर आरोप लगे थे कि इन्होंने ईरान की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उन दोनों के लिए उनका सहयोग करते हुए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का जो ईरान का नेटवर्क था उसको एक तरह से बिल्कुल जग जाहिर कर दिया था, उन तक उसकी जानकारी दे दी थी, उनके बारे में बता दिया था। कोई अधिकारी जो हैं वहाँ पर उनका अपहरण किया गया, मारपीट की गई और इस बारे में जो है रॉ के जो अधिकारी थे उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सरकार को भी दी, लेकिन फिर भी इनको संयुक्त राष्ट्र में जो है भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। तो मनीष जी, ये जो बात थी कि
इनके ऊपर पहले भी आरोप लग चुके हैं जब ये राष्ट्रपति नहीं थे, सेवा के अंदर थे, देश की सेवा कर रहे थे, राजनयिक सेवा में थे, तब भी इनके ऊपर आरोप लगे थे पाकिस्तान की एजेंसियों के साथ काम करने के और देश को नुकसान पहुंचाने के। तो ऐसे व्यक्ति को अगर पार्टियां टिकट देती हैं और उसको अंततः एक तरह से अल्पसंख्यक समुदाय का होने के कारण उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचा दिया जाता है, तो ये जो एक हमारे देश के अंदर परंपरा पैदा करने का प्रयास किया गया था, इस आप परंपरा को कैसे मानते हैं? क्या देखते हैं देश के लिए? देखिए जी, हमें स्पष्ट पता है कि इस देश के अंदर पिछले कुछ वर्षों से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी। वर्ग विशेष के अनुरूप जो है नीतियां बनाई जाती थी, उनको लाभ दिए जाते थे, फंडिंग दी जाती थी और कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और उसी वर्ग से चुने हुए नुमाइंदों को किसी न किसी प्रकार से बड़े गरिमामय पदों पर कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक रूप से कहीं मंत्री बनाना, कहीं उनको राजदूत बनाना, कहीं किसी तरीके से उस तरीके का प्रचलन चला आ रहा था कि इस वर्ग विशेष को एक तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति को करने के लिए। परंतु पिछले कुछ समय से जो है बहुसंख्यक समुदाय है, उसने जात पात से ऊपर उठ के वोट करना शुरू किया। इस देश का राजनीतिक परिदृश्य बदला और अब वही जो पार्टियां उनको कोई वोट बैंक के रूप में नहीं एक तरीके से मानती थी या उसके कोई आधार नहीं मानती थी, वो समझते थे कि ये लोग जात पात में बिलीव करते हैं और उसी के हिसाब से वोटिंग करते हैं। वो पैटर्न को चेंज किया गया और अब सभी पार्टियां जो है बहुसंख्यक समाज के हिसाब से आज की डेट में बात कर रही है। परंतु मुझे खेद है कि इस देश को आजाद हुए लगभग 75 वर्ष हो रहे हैं और इसके अंदर कहीं ना कहीं आज भी इस प्रकार की राजनीति हो रही है कि एक वर्ग विशेष को आज भी कुछ विशेष मतलब हम प्रावधान के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, जो मुझे लगता है खत्म होना चाहिए और एक देश, एक संविधान और एक कानून का जो है राज लागू होना चाहिए। तभी इस प्रकार के लोगों के ऊपर अंकुश लगेगा। तुष्टीकरण के माध्यम से या किसी भी तरीके रिजर्वेशन के माध्यम से ये लोग इस तरीके के संवैधानिक पदों पर नहीं पहुंचेंगे। जो लोग इस पद के अनुरूप हो, जो इस पद की गरिमा को बना सकते हो, उन्हीं लोगों को हमें लगता है कि आगे लाना चाहिए। और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इस प्रकार के लोगों को अगर हम आगे लेके आए हैं तो उसके परिणाम, गंभीर परिणाम आज हमारे सामने हैं। जी, बिल्कुल। वैसे तो हम ये कहते हैं कि देश जो भारत है, वो ऐसा देश है जहाँ पर हर समुदाय के लोग मौजूद हैं, हर पंथ के लोग मौजूद हैं और हर तरह के जो यहाँ पर भाषा बोली जाती है, तो किसी में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारे देश का संविधान भी कहता है। और इसकी जो पूरी की पूरी एक तरह से देश के बारे में अगर हम बात करें, तो देश एक डेमोक्रेटिक देश है, तो यहाँ पर कोई भी किसी भी पद तक जा सकता है। परंतु आप अगर उपराष्ट्रपति के पद तक पहुँचे हैं और आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि वहाँ के जो पत्रकार है उसको ज़बरदस्ती यहाँ पर अपने मन से बुला रहे हैं और बुलाने के बाद जो है आज ये खुलासे हो रहे हैं कि उसके आड़ के अंदर जो है देश के हितों को ताक पे रखा गया और जासूसी की गई। जासूसी यानी कि राष्ट्रीय जितने भी सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें थी उसके बारे में जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई गई। तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये अगर मामला खुलता है तो हो सकता है कि हमारे देश की छवि और ख़राब हो कि एक देश का एक सबसे बड़े लोकतंत्र का दुनिया के एक उपराष्ट्रपति जो है वो इस तरह के कामों में लिप्त पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही शर्मनाक हैं अगर ये चीज़ सच होती है। मनीष जी, अगर हम देखें कि इस तरह के अगर विचारधारा के लोग, क्योंकि जैसे ही ये उपराष्ट्रपति के पद से जो हैं हटे, तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि देश के अंदर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यकों की बात नहीं सुनी जाती, जबकि खुद जो हैं ये देश की फॉरेन सर्विसेज में काम किया, उसके बाद उपराष्ट्रपति के पद तक पहुँचे, 10 साल तक इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद सँभाला और फिर भी जो है इनके हिसाब से देश का जो मुसलमान है उसको आज डर है हमारे देश में। तो क्या ये चाह रहे थे? क्या चाहते हैं कि देश
के मुसलमानों का डर दिखाकर देश को और बदनाम करना, अपने आप की जो अपनी पोजीशन है उसका लाभ उठाना और दुश्मन और ऐसे देशों का लाभ देना, पाकिस्तान जैसे देशों को, जो आज दुनिया भर में चिल्ला-चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, देखिए वहाँ के उपराष्ट्रपति तक मान रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं न कहीं देश की छवि को भी खराब करना चाहते थे ये। देखिए, ये इनके दोहरे चरित्र को दिखाता है किस प्रकार से इन्होंने संवैधानिक पद पे रहते हुए, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में रहते हुए कभी भी इस तरह की बात कोई नहीं उठाई। पूरा सरकार के जो भी लाभ थे, जो भी इनको बेनिफिट्स मिल रहे थे सर्विसेज के, वो सारे इन्होंने लिए। जब उसको इन्होंने कंप्लीटली एंजॉय कर लिया, जब ये उससे रिटायर हो गए, उसके बाद इनको लगा कि कहीं ना कहीं इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ जो भेदभाव हो रहा है। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर उनको ऐसा लग रहा था तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा क्यों नहीं दिया और पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आए? और अगर किसी वर्ग विशेष के साथ भेदभाव हो रहा था, उनको अगर ऐसा लग रहा था, तो राजनीति में आके खुल के राजनीति करते, उनकी नुमाइंदगी करते, उनके हकों के लिए लड़ते, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था उसका पब्लिक में आवाज को उठाते। ये कौन सा तरीका है कि आप 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे, फॉरेन सर्विसेज में रहे, हर तरीके के बेनिफिट लें, और जब आपका कार्यकाल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इस तरह की विवादास्पद बयान देके, सनसनीखेज बयान देके किसी न किसी प्रकार से अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं कि पिछले 20 साल, 25 साल से 30 साल से जिस सिस्टम में काम कर रहे थे, आप उसी सिस्टम के खिलाफ है। तो ये बहुत गैर जिम्मेदाराना उनका बर्ताव है। मुझे लगता है कि सरकार को इसके ऊपर अपने किसी न किसी प्रकार से जांच करके, और पब्लिक भी यही चाहेगी, आम जनता भी चाहेगी, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर किसी प्रकार से भी राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक हुई है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ब्रीच हुआ है, तो जो भी लोग उसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस चीज को हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि भविष्य में इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति इतने ऊंचे पदों तक ना पहुंचे अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो। जी बिल्कुल। और हम देखते हैं जब यूपीए की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में भी सपा की सरकार थी, तो इनके जो एक रिश्तेदार हैं, बाहुबली मुख्तार अंसारी, जो कि एक छोटे से केस में पंजाब के अंदर रहे, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, और जब योगी आदित्यनाथ की सरकार जो यानी भाजपा की सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि मुख्तार अंसारी को जो है उन्हें सौंप दिया जाए, लेकिन पंजाब सरकार ने छोटे छोटे केसों के अंदर उनको किसी ना किसी कारण से बंद रखा। और उस मामले में भी इनका नाम आया था क्योंकि उनके रिश्तेदार हैं, और जब उसको शिफ्ट किया जा रहा था तब भी इनके काफ़ी बयान आए थे। तो कहीं न कहीं आपराधिक छवि के लोगों के साथ भी इनके काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को देखना चाहिए, देखना होगा हमें कि कहीं जो इस तरह के बड़े जो सम्मानित पद हैं हमारे देश के, हालाँकि सारे जो पद हैं वो सम्मानित हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे पदों पे जो लोग जा रहे हैं उनकी विचारधारा क्या है? और अगर हामिद अंसारी जैसी विचारधारा के लोग जो कि एक छोटी संकीर्ण मानसिकता को अपने दिमाग में रखते हैं, साथ ही देश उनके लिए पहले नहीं है, उनके लिए उनका मत संप्रदाय पहले है, तो ऐसे लोगों को कभी भी हमें आने नहीं देना चाहिए। भारत लोकतांत्रिक देश है, तो हमें ख़ास तौर पर ये देखना होगा कि जिस व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं, जिसको हम चुन के वहाँ उस लोकतंत्र की सबसे बड़े स्थान यानी लोकसभा में भेज रहे हैं, वहाँ पर पहुँचने वाला व्यक्ति किस तरह का है, उसके विचार कैसे हैं। कहीं हमने गलत आदमी को भेजा तो हामिद अंसारी जैसे लोग आगे आते चले जाएँगे, क्योंकि वो उनको किसी न किसी तरीके से वहाँ पहुँचाएँगे। अब हम मेरे हिसाब से तो मनीष जी यहाँ पे ये भी जाँच होनी चाहिए, कहीं जो ईरान या पाकिस्तान की जिन खुफिया एजेंसियों को लेकर इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जिनके साथ साठ-गांठ करने के आरोप लग रहे हैं, कहीं उन्हीं की लॉबिंग के चलते या उन्हीं के हस्तक्षेप और उन्हीं की इन्फ्लुएंस में जो है ऐसा तो नहीं कि इन्हें उपराष्ट्रपति जैसे पद तक पहुँचा दिया गया हो? कोई बड़ी बात नहीं है जी, सब कुछ संभव है, क्योंकि जिस प्रकार से जो चीजें सामने आ रही हैं और जो बयान के पूर्व में हमने सुने हैं और जिस तरीके से पाकिस्तानी पत्रकार ने खुलासा किया है, तो ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है। ऐसा भी हो सकता है संभवतः जो आप बात कर रहे हैं, लॉबिंग करी गई है, लॉबिंग करके प्रोपोगेंडा के तहत इनको आगे बढ़ाया गया, उनके नाम को कहीं ना कहीं इनके माध्यम से, और अपने पता नहीं कितने हित उन लोगों ने साधे होंगे जो अभी पब्लिक के लिए नॉलेज में आने में, सरकार के संज्ञान में आने में बाकी है। जैसे जैसे इस बारे में जांच चलेगी, मुझे लगता है कई परतें खुलेंगी, उस परतों के अंदर हमारे को जो आप बात कर रहे हैं उसकी आशंका से मैं
इनकार नहीं कर सकता, संभवतः ऐसा हो सकता है। परंतु जो सबसे गंभीर बात ये है कि आज जब आप किसी भी इस तरह के पद पे आते हैं, तो आप ऐसी गोपनीयता की और एक ऐसी शपथ लेते हैं, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो पद की जो शपथ है या जो पद की गरिमा जो आपने शपथ ली है, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उसको ही आप झुठला दिया आपने। तो कहीं न कहीं हमारा जो एक संवैधानिक ढांचा है, उसके ऊपर भी ये डेंट है और इस तरह के लोगों को जो इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, इस प्रकार का मन में भाव रखते हैं देश के प्रति, उनको कहीं न कहीं रोकना चाहिए, उनको इतने ऊँचे पदों पे नहीं आने देना चाहिए कि वो कहीं न कहीं हमारे लिए पूरे विश्व बिरादरी जो है, विश्व के मंच है, उसमें कहीं न कहीं हमारी जो है साख को कम ही करते हैं इस प्रकार के बयान देके। क्योंकि अगर आप इस तरीके का बयान देंगे तो उसको इस देश की एक बहुत बड़ी आवाज माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपका व्यक्तिगत बयान है। आप उपराष्ट्रपति पद से रिटायर हो रहे हैं, उससे सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो आपके बयान को पूरा जो वर्ल्ड का मीडिया वो महत्व देगा, वो कहीं न कहीं इस देश की जो दिशा और दशा है उसको प्रभावित करेगा। जी, बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि इनके बहुत सारे देश विरोधी बयान आ चुके हैं और सीएए के समय भी उन्होंने काफ़ी बयानबाज़ी की थी और बहुत सारे हर ऐसा कोई भी मुद्दा उठता है तो मीडिया का जो एक वर्ग है वो इनसे बयान लेने जाता है और इनका बयान हमेशा ही देश के विरोध में ही रहता है। मनीष जी, आप आज हमारे साथ जुड़े और अपने विचार आपने रखे, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।